Hi everybody, how are you all? I wish that you all are fine, safe at your home. So friends, do you know what is our topic today? Today our topic is environment, which is the part of geography. So friends, before starting the topic, I would like to say the fact and quote of the day. So here comes the fact. Silent Valley movement was started by Kerala Sastra Sahitya Parishad KSSP in 1978. It was launched to protect the Silent Valley, the moist evergreen forest located in Palakkad district of Kerala. The Kerala State Electricity Board had proposed to build a dam across the Kuntipuza River in Palakkad district of Kerala. It was feared that the project would submerge 8.3 square meter of untouched evergreen forest. KSSP and other NGOs staunchly opposed the project to save the forest. In November 1983, owing to the public pressure, the central government called off the project. In 1985, the then Prime Minister Mr. Rajiv Gandhi declared Silent Valley as a national park. So this fact was about Silent Valley. If you didn't understand this fact, go on the comment section. I have explained it there. So friends, now let's come on to the quote. So first listen the quote, then I will tell that who said this quote. My quote is like, if you fail in your life, never give up, because fail means first attempt in learning. I'm repeating, if you fail in your life, never give up, because fail means first attempt in learning. Okay, so this quote was said by Mr. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam जो थे, उन्होंने ये क्योट एक स्पीच देते टाइम कहा था, और ये बहुत ही मोटिवेशनल क्योट है हर एक स्टूडेंट के लिए. तो फ्रेंड्स, क्योट और फैक्ट की बातें बाद में. सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि इन्वायरमेंट पे. और इन्वायरमेंट को मैं डिफ़ाइन करूँगी एक छोटे से माइंड मैप के थ्रू. तो ये आया आपके सामने माइंड मैप. माइंड मैप को आप एक बार देख लीजिए. ये शॉर्ट में है, आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा. उसके बाद फिर मैं ब्रीफली आपको माइंड मैप के थ्रू नहीं, दूसरे मतलब टॉपिक वाइज आपको सब कुछ समझाऊंगी. पहले देख लीजिए, ये इन्वायरमेंट है, इसके 4 कीज़ निकले हुए हैं. पहला की है डेफिनेशन. ये देखिए इन्वायरमेंट का डेफिनेशन. इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट. द सराउंडिंग कंसिस्ट ऑफ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड एलिमेंट्स. अब आता है हमारा टाइप्स. टाइप्स कौन कौन से इन्वायरमेंट के? 2 टाइप्स हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट. चलो, ये है नेचुरल इन्वायरमेंट का डेफिनेशन. नेचुरल इन्वायरमेंट का डेफिनेशन होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स. अबायोटिक फैक्टर इंक्लूड लैंड, वाटर, एयर. बायोटिक फैक्टर इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये आया ह्यूमन इन्वायरमेंट. ह्यूमन इन्वायरमेंट रिफर्स टू द मैन मेड कंपोनेंट्स, इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज, बसेस, ट्रेन्स एक्सेट्रा. ये रहा आपका माइंड मैप. तो माइंड मैप कंप्लीट होता है, और ब्रीफली मैं जब आपको अभी समझाऊंगी तब आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ जाएगा. ये तो मैंने बस रीड किया था. तो आ जाते हैं इन्वायरमेंट को ब्रीफली समझने. इन्वायरमेंट को गौर से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, मेरे डेफिनेशन को सुनिएगा और समझिएगा. द वर्ड इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट. The surroundings consist of natural as well as artificial or man-made elements. For example, soil, water, air are natural elements, while the buildings, roads and factories etc. are artificial, which are also known as man-made elements. Therefore, environment can be classified into natural environment and man-made or artificial environment. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ. छुष्टाक. ये जो वर्ड है इन्वायरमेंट, ये रेफ़र करता है लिविंग और साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स से. अब ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स तो आपको पता ही होंगे. अब लिविंग थिंग्स मतलब कि लाइफ, जिनके पास लाइफ हो. नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिनके पास लाइफ हो ही ना. वाजिबा. द सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे जो सराउंडिंग्स है वो क्या कंसिस्ट करते हैं? वो कंसिस्ट करते हैं नेचुरल और साथ साथ आर्टिफिशियल, जिन्हें हम मैन मेड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उन्हें. सॉयल, वाटर, एयर जो हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज जो हैं जिन्हें वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं. आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को ही हम मैन मेड एलिमेंट्स भी बोलते हैं. और इसी के बेसिस पे इन्वायरमेंट जो है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है. पहला पार्ट है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा पार्ट है ह्यूमन इन्वायरमेंट. तो चलिए अब नेचुरल इन्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं. नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? द नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, जैसा कि आपने माइंड मैप में देखा था.
जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो कंसिस्ट करता है बायोटिक और अबायोटिक को। सबसे पहले हम अबायोटिक पढ़ेंगे। तो ये आया हमारा अबायोटिक, शुष्टाक आ गया। तो अबायोटिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अबायोटिक के 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अबायोटिक फैक्टर, ये रहा आपका डेफिनेशन। अबायोटिक फैक्टर रिफर टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेट। अबायोटिक फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स से रेफर करते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के और स्टेट के बेसिस पे ही उन्हें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर। तो ये आया हमारा लिथोस्फीयर, शुष्टाक आ गए लिथोस्फीयर बाबा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर जो होता है ये सॉलिड रॉक सरफेस होता है अर्थ पे, और लिथोस्फीयर जो है वो 2 पार्ट्स में, ये भी 2 पार्ट्स में बता हुआ है, वाह जी वाह। इनके 2 पार्ट्स का नाम है ओशियनिक लिथोस्फीयर और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। अब ये ओशियनिक लिथोस्फीयर रेफर किस चीज़ से करता है? जी हाँ, ओशियनिक क्रस्ट से रेफर करता है। और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, हाँ जी, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से रेफर करता है। अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में डिफरेंस यही है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो ओशियनिक क्रस्ट से थोड़ा सा थिक यानी कि मोटा होता है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का एवरेज थिकनेस क्या है, ये एक जनरल नॉलेज की बात हो गई। एवरेज थिकनेस है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का 35 to 40 किलोमीटर, और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका एवरेज थिकनेस है 7 to 10 किलोमीटर। अब हम जान लेते हैं कि ये तो दोनों क्रस्ट बने किस चीज़ से होते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो बना होता है वो ग्रेनाइट, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना होता है उसका लेयर, और यही जो लेयर है वो साथ में मिलके कॉन्टिनेंट बनाता है। अब ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो बेसिकली इग्नियस रॉक से बना होता है। इग्नियस रॉक को हम लोग बेसाल्ट भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, अब सुन लो। चलिए अब थोड़ा सा हम लिथोस्फीयर को और डिस्क्राइब कर लेते हैं। लिथोस्फीयर जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है लैंड रहने के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, और लिथोस्फीयर साथ साथ हमें सॉइल भी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए, और हमें जो मिनरल्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट वो हमें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल प्रोवाइड करता है। वाह जी वाह लिथोस्फीयर जी। चलो लिथोस्फीयर इसके इतना पूरा पढ़ के आप समझ गए होंगे लिथोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू लिथोस्फीयर। चलिए अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर पे। हाइड्रोस्फीयर बहुत इजी है, चुटकियों में समझ आ जाएगा। हाइड्रोस्फीयर रिफर्स टू वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। हाइड्रो का मतलब आप जानते हो ना, वाटर होता है। हाइड्रोस्फीयर क्या हुआ, अर्थ के सरफेस पे जो हाइड्रो यानी कि वाटर होता है, उन जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और मतलब वाटर बॉडीज़ कौन कौन से होते हैं, रिवर्स, ओशियंस, लेक्स, सीज एक्सेट्रा। और इनमें से सबसे बड़ा वाटर बॉडी होता है ओशियन बाबा, यानी कि ओशियंस। ओशियंस जो होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होते हैं, और वो कॉन्टिनेंट्स को भी लिंक करते हैं, साथ में जोड़ते हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी रीजन के क्लाइमेट को डिटरमाइन करने में। और रिवर्स और लेक्स जो होते हैं ना, उनका क्या है पता है, उन दोनों का जो वाटर, उनका नाम ही है फ्रेश वाटर बॉडीज़, क्योंकि उनका पानी इतना फ्रेश होता है जिसे हम यूज़ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वो एक पोर्टेबल वाटर होता है। आपको पता है आपके घरों में जो पानी सप्लाई हो रहा है वो क्या है? जी हाँ, वो रिवर का ही पानी है। वो पानी, हमारी पानी टंकी का नाम तो आपने सुना ही होगा, वाटर टैंक। वाटर टैंक में कहाँ से पानी आता है? रिवर से, और वही वाटर टैंक का पानी हमारे घरों में सप्लाई होता है। तो ये था हमारा हाइड्रोस्फीयर का एक और बात। तो अब जान लेते हैं कि जो रिवर्स और लेक्स हैं वो करते क्या हैं हमारे लिए वो यही करते हैं कि हमें वाटर देते हैं, ताकि जिस वाटर से मदद से हम नहाते हैं, जिस वाटर को हम पीते हैं, प्योरीफाई हो के जो वाटर हमारे पास आता है और उसे हम पीते हैं, वो पानी रिवर्स और लेक्स का पानी ही होता है। तो चलिए ये तो हम पढ़ लिए। अब जान लेते हैं कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो अर्थ का कितना पार्ट कवर करता है। जी हाँ, 71% पार्ट अर्थ का कवर करता है एग्जैक्टली।
तो चलिए अब मैं आपको एक पिक दिखाती हूँ, उससे समझाऊंगी। ये आ गया हमारा घर, यानी मैं मतलब है अर्थ, घर ही तो है। तो चलिए, ये रहा लैंड, इतना छोटू सा, और ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हो ये क्लाउड्स हैं, और ये जितना ब्लू पार्ट है ना सब पानी है, ओनली वाटर बॉडीज़। देखो कितना जगह लेके बैठे हुए हैं हाइड्रोस्फीयर बाबा। हाइड्रोस्फीयर जो है ये हर पूरे अर्थ का 71% यहीं कवर कर जाता है। वाह, वेरी मच अनफेयर। चलो अच्छा है, फिर भी हाइड्रोस्फीयर हमारे लिए यूज़फुल भी तो होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर। चलो एटमॉस्फेयर पे चले शुष्टाक। तो ये आ गया एटमॉस्फेयर बाबा। एटमॉस्फेयर, ये नाम कहीं सुना सुना सा लगता है। क्या किसी पार्टी में एटमॉस्फेयर नाम के बाबा जी से मिला था? नहीं 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 नहीं। अच्छा हाँ, एटमॉस्फेयर तो वही होता है ना जो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होके एक एयर बनाता है और एयर अर्थ को सराउंड करता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो हर एक गैस जैसे नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब का मिक्सचर होता है, और इन्हीं सब में हमारा मिल जाता है डस्ट पार्टिकल्स, तो एयर बनता है, और यही एयर एटमॉस्फेयर कहलाता है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये पूरे अर्थ को सराउंड किया हुआ है। मैं आपको बताऊंगी, एक पिक्चर दिखाऊंगी, उससे आपको मैं बताऊंगी ये एटमॉस्फेयर जो है ना, एटमॉस्फेयर बाबा ये हमें बचाते भी हैं। कैसे बताते हैं इसकी बात बाद में, पहले आगे जान लेते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर बाबा है, इनका एक नया क्वालिटी निकल के आया है कि ये जो है ना बहुत हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके पास लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं। वाह, कौन कौन सी गैसेज हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीजन जो कि हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट से लेते हैं। वाह जी वाह, वंडरफुल जी। तो चलो अब हम पढ़ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर बाबा हमें सन से बचाते हैं। किस चीज़ से बचाते हैं? सन से, सन के अल्ट्रा वायलेट रेजेस से। चलिए आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ। तो ये आया आपका वो भूतिया अच्छा सा डायग्राम। तो यहाँ पर इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा सन, ये है हमारा अर्थ। अब यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, इस इंसान की बात बाद में करते हैं, इसको अभी खड़े रहने दीजिए। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाइट वाइट, ये और कुछ नहीं है बल्कि एटमॉस्फेयर है। चलिए एटमॉस्फेयर बाबा को इरेज कर दूँ। चलो, तो अब तो आपने एटमॉस्फेयर को देख लिया। अब ये देखिए, ये जो 3 लाइंस निकल रही है ना, ये सारी, ये जो 3 लाइंस हैं, ये आपको पता है क्या है? ये सन से निकलती हुई रेजेस हैं। अब आपको बताऊं इसमें अल्ट्रावायलेट रेज कौन सी है? फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस धरती पे, हमारी धरती पे यहाँ पर सन का रेस पड़ रहा है और यहाँ पर पड़ रहा है, बट यहाँ एटमॉस्फेयर से टकरा के जो रेज़ अलग अलग डायरेक्शंस में चले जा रहे हैं, वो रेज़ हैं हमारे अल्ट्रा वायलेट रेज़, जिसके बारे में हम अभी तक सुन रहे थे। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं ये हमें बचाता कैसे है। आ गया वो आदमी। तो यहाँ पर अगर कोई खड़ा है और ये अगर यहाँ इतने दूर से एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया, ऐसे तो एटमॉस्फेयर ख़त्म नहीं होगा, बट आप जो पॉल्यूशन कर रहे हो ना, उसकी वजह से एक ना एक दिन एटमॉस्फेयर का ख़त्म होना ही है। तो अगर ये यहाँ से एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज प्योरीफाई ही नहीं हो पाएंगे, ये धरती पे आएंगे, और अगर इस इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट पे वो पड़ गए तो क्या होगा? कौन सी बीमारी होगी? क्या आपको पता है? SC, स्किन कैंसर। उस इंसान को स्किन कैंसर हो जाएगा। इसलिए एटमॉस्फेयर को बचाना है तो पॉल्यूशन कम करो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसलिए बोलती हूँ एटमॉस्फेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हमने पढ़ लिया एटमॉस्फेयर के बारे में, और ये डायग्राम भी आप जान चुके हो। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ बायोटिक फैक्टर्स की तरफ। अब बायोटिक आपका यही समझ ख़त्म होता है, और शायद आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बायोटिक फैक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ हाइड्रोस्फीयर से। वाई इज़ द ओशियन वाटर साल्टी? ओशियन का पानी इतना साल्टी क्यों होता है?
ओशन का पानी पियोगे ना तो मुंह पूरा लगेगा जैसे कि अब मन करेगा गला काट के फेंक दो, क्योंकि उसका पानी इतना साल्टी और इतना नमकीन सा लगता है कि बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उसका पानी आखिर इतना साल्टी होता ही क्यों है? तो इसका आंसर आपको मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में देना है, गूगल से सर्च मत करिएगा, ठीक है, वरना वायरस आ जाएगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं बायोटिक फैक्टर्स की ओर। गौर से सुनिएगा इस बायोटिक फैक्टर नाम के भूत को, जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट का दूसरा पार्ट है। बायोटिक फैक्टर्स रेफर टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी कि इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन सब से बायोटिक फैक्टर बराबर रिफ़र करते हैं। और बायोटिक फैक्टर के बारे में आपको एक और बात बता दूं, ये जो है ना डिपेंड करता है अबायोटिक फैक्टर्स को, यानी कि जैसे कि लैंड हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, ये अबायोटिक फैक्टर्स हैं। और ये जो बायोटिक फैक्टर यानी कि हम, बायोटिक फैक्टर में कौन आता है? ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। तो हम किस चीज़ पे डिपेंडेड हैं? लैंड, वाटर और एयर। तो आप समझ लो बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड होते हैं अबायोटिक फैक्टर्स पे। और बायोटिक फैक्टर्स जो होता है उसका एक और नाम आप सुने होंगे, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को ही बायोटिक फैक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही होता है, दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के से ही रेफ़र करते हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा सा और कि अब ये बायोटिक बाबा के कुछ पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो बायोस्फीयर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। पहले जान लेते हैं प्रोड्यूसर्स को। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस क्लास 7 के एनसीईआरटी साइंस बुक में आपने ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा ही होगा। ये और कुछ नहीं, ये वही हैं। प्रोड्यूसर जो है उसे ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो कि अपना खुद का फूड तैयार करते हैं, अपने खुद से अपना फूड बनाते हैं। जैसे कि और इस कैटेगरी में बस प्लांट्स और एल्गाई जैसी चीज़ें ही आती हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं आते, क्योंकि वो अपना खुद का फूड नहीं बनाते। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स रेप्टाइल्स और बर्ड्स ये सब जैसी चीज़ें दूसरे फूड पे बेस्ड होती हैं। क्या आप अगर आपकी मम्मी या पापा या आप खुद या आपके घर में जो भी हो शेफ़, वो कोई ना कोई फूड मटेरियल ज़रूर यूज़ करते होंगे बनाने के लिए, और हर एक फूड मटेरियल आपका खुद का नहीं होता। आप वेज खाते हो, वेज में क्या क्या आता है? पोटैटो क्या अपने हाथों से बनाया है आपने? नहीं ना, पोटैटो तो प्लांट का प्रोडक्ट है, तो फिर वो कैसे हो गया आपका फूड? उसके बाद आ जाता है अनियन क्या आपने अपने हाथों से बनाया है? नहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं नॉनवेज में चिकन क्या आपने बनाया है? नहीं, वो तो बर्ड है। चलो तो ये तो नॉनवेज में तो आप डायरेक्टली रिलेट कर लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और बात जान लेते हैं कि कंज्यूमर्स जो होते हैं ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंज्यूमर्स भी, वाह जी वाह, ये पार्ट्स याद करते करते मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, आप कंफ्यूज नहीं होने वाले। वैसे बहुत इजी है। तो चलिए अब मैं बता दूँ कंज्यूमर्स की 3 पार्ट्स क्या क्या हैं। ये आपने पहले भी सुना होगा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हम क्या है पता है? हर्बीवोरस और ओमनीवोरस। बट कोई भी अभी तक, एक फैक्ट बता दूं कि अभी तक इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि कार्निवोरस बस हो, यानी कि बस फ्लैश ही खाता हो। जी नहीं, या तो इंसान बस प्लांट प्रोडक्ट्स खाएगा यानी कि हर्बीवोरस होगा, या फिर इंसान दोनों प्लांट प्रोडक्ट्स और ये का फ्लैश खाएगा, ताकि वो ओमनीवोरस हो। बट कार्निवोरस ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बस और बस चिकन, मीट, मटन यही सब खाता हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं, या तो कोई इंसान दोनों खाएगा या फिर बस प्लांट प्रोडक्ट्स खाएगा। तो चलिए ये तो आप समझ गए कंज्यूमर्स के बारे में। अब जान लेते हैं डीकम्पोजर्स के बारे में। डीकम्पोजर्स वही होते हैं जो कि डेड एंड डिकेड मटेरियल पर बेस्ड होते हैं, यानी कि आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा ही होगा। किसी भी डेड, मरे हुए जानवर या फिर मरी हुई चिड़िया या फिर कोई भी गंदा सड़ा हुआ खाना, इन सब पे बैक्टीरिया ज़्यादा आते हैं।
क्योंकि वो जो हैं उस मरे हुए चीज़ों से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। बैक्टीरिया और फंगस ये दोनों इस डिकम्पोजेस के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ था हमारा बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक बाबा को बाय बाय बोलिए, क्योंकि बायोटिक फैक्टर्स अब हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आएंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट पे। स्टार्ट। आ गया हमारा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट ना सबसे घटिया वाला है। क्यों, आप पढ़ के समझ लेना। ह्यूमन इन्वायरमेंट, द नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स ह्यूमन बींग्स विथ ऑल रिसोर्सेज। ये आप जानते हो, नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है वो ह्यूमन बींग्स को हर एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बट ह्यूमन इन्वायरमेंट किस चीज़ पर क्या करता है नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए? पॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। वाओ, वेरी बैड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स और उनके एक्टिविटीज़, यानी कि हम और हमारे एक्टिविटीज़ से रेफ़र करता है। और जैसे कि एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई, बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ये सब कुछ, और कस्टम और ट्रेडिशंस को निभाना, ये सब कुछ क्या है, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। तो यही है ह्यूमन इन्वायरमेंट। अर्ली ह्यूमन्स यानी कि पुराने इंसान जो थे वो नेचर से बहुत प्यार करते थे और पीस रखते थे, हार्मनी रखते थे अपने बीच में। बट आजकल के ह्यूमन्स क्या करते हैं? नो पीस, नो हार्मनी, लड़ाई झगड़ा तो आप आजकल का कल्चर ही है। और नेचर को तो भूल ही जाओ, नेचर को बर्बाद करके छोड़ दिया है ह्यूमंस ने। इन द कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि अभी तक का जो टाइम है, मतलब ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी जो बढ़ने लगती है, इसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब रैपिड चेंज आया है, मतलब बहुत जल्दी चेंज आया है ह्यूमन के लाइफ में, पुराने लोग और आज के इंसानों में। पीपल जो क्या करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, कोल माइनिंग करने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर के लिए, या सिटीज़ के एक्सपेंशन के लिए क्या करते हैं, फॉरेस्ट को ही काट दिया। वाह क्या बात है। अरे इतना बड़ा अर्थ है, आपको लैंड ही नहीं मिल रहा। वाह क्या बात है। प्लीज़ ट्रीज़ काटना बंद करिए, ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है। अब ये जो पॉल्यूशन है, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है पॉल्यूशन की वजह से, और वहीं ज़्यादा होता है तो ग्लोबल वार्मिंग बाबा आ जाते हैं। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये जान लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग रेफर करता है अर्थ का एटमॉस्फेयर के वजह से, मतलब के वजह से नहीं, उससे ही रेफ़र करता है। मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, आपको मैं बता दूं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर का एक और क्वालिटी है कि वो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बट जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर जो होता है वो अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करना बंद कर देता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग रेफ़र करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से। और टेम्परेचर के राइज़ की वजह से बहुत सारे आइस ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, और वहीं ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमें मार डालेगा ग्लोबल वार्मिंग अगर ऐसे ही पॉल्यूशन बढ़ता रहा। ये याद रखिए। डिफॉरेस्टेशन भी मतलब बहुत थ्रेटनिंग है हर एक एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए। डिफॉरेस्टेशन, इसका मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन हैज़ कॉज अ थ्रेट टू एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ये लाइन पढ़ के मुझे बहुत बुरा लगा। सो फ्रेंड्स, डिफॉरेस्टेशन भी करना बंद करिए, वरना ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ गया तो इंसान बच नहीं पाएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ज़रूर बताऊंगी, एक बड़ा लंबा चौड़ा सा ऐसे बताऊंगी आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। सो फ्रेंड्स, शायद उससे आप सब को थोड़ा सा पता चल पाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ा तो क्या होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट भी ख़त्म होता है और ये चैप्टर एनवायरनमेंट भी ख़त्म होता है। तो आपको कौन सा एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो नेचुरल एनवायरनमेंट ही अच्छा लगा, मुझे उसी में रहना ही है। काश मैं पुराने लोगों जैसी होती और ये दुनिया अभी भी पुराने लोगों जैसी होती। सो फ्रेंड्स, चलिए इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ
मेरे चैनल यानी कि नॉलेज मानिया को लाइक नहीं मिल रहा है, प्लीज़ करिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, करना ही क्या है। मैं बताती हूँ कि प्रोसेस क्या करना है। सबसे पहले अपनी एक उंगली को खोलें, उसके बाद अपनी सारी उंगलियों को बंद कर लें। एक उंगली को जो खोले हुए हैं उससे आप लाइक बटन एक आएगा, उसको प्रेस कर दीजिए। उसके बाद उसके बगल में जो बटन है ना, उसे प्रेस मत करिएगा, वायरस आ जाएगा। चलिए, नीचे में आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे प्रेस कर दीजिए। फिर घंटी यानी कि बेल आइकन को पर्सनलाइज यानी कि उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब अगर आपको अपने दोस्त की याद आ रही है और साथ साथ अपने रिलेटिव्स की भी याद आ रही है, तो शेयर ऑप्शन पे जाएं, शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी करना है कर दीजिए। आपको उसी बहाने अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के नाम पढ़ने को आ जाएंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा और मेरा वीडियो भी शेयर हो जाएगा, मोटिवेट भी हो जाऊंगी। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को टाइम देकर देखने के लिए। और मुझे आशा है कि आप सबको ये जो मैंने आज पढ़ाया है, जो बताया है, वो समझ में आए। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैं जो आपको चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ वो सब NCERT के बेसिस पे हैं। ये मैं क्लास 7 के NCERT से पढ़ा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैं समझिएगा कि क्लास 7th है तो आपका क्लास इसमें नहीं है। मैं बता दूँ क्लास 7th में क्लास मतलब जिस क्लास से ज्योग्राफी स्टार्ट होता है, उस क्लास से लेके क्लास 7 तक का हर एक चीज़ क्लियर होता है और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो अगर आप 6th में पढ़ रहे हो तो 6th के बच्चे भी ये देख सकते हैं 7th के वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको आगे भी काम देगा। और आप जिस टाइम पे हो उस टाइम में भी आपको काम देगा। और साथ साथ इसमें जो कीवर्ड्स और फैक्ट्स हैं, उसे मैं एक बार और रिमाइंड कर देती हूँ। कीवर्ड्स और फैक्ट्स का एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और आज का जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इनसाइड क्वेश्चन, उसे भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। वाई इज़ ओशन वाटर सॉल्टी? जो लोग ऑनेस्टली मतलब पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे वो ज़रूर, मुझे पता है, कमेंट करके बताएंगे, वो भी ऑनेस्टली। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स बंच टू गिव टाइम टू माय वीडियो। थैंक यू। मुझे पता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर as much as you can and comment if you have any doubt. Bye bye.